गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू सिक्स लेक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड सीरीज़। आई होप कि आप सब लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर का रिवीजन किया होगा। अगर नहीं किया है तो सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। प्लीज़ गो थ्रू इट वंस एंड देन ओनली कम टू दिस सिक्स लेक्चर। दोस्तों आज हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे फैक्ट शीट में जो आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने के लिए कि ये फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अंडरस्टूड? तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने है SBI म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट रिपोर्ट एज ऑन 31 मार्च 2020। हम देख रहे थे SBI ब्लू चिप फंड, ये लो आ गया है यहाँ पे। इसके अंदर हमने सबसे पहली चीज़ देखी थी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इफ़ रिमेंबर मैंने कहा था कि फ़ंड का ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है और एज ए इन्वेस्टर आपका भी कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव मैच हुए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर भी एज ए इन्वेस्टर आई कैन अंडरस्टैंड कि ये हर किसी के इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है कि इसको कैसे इंटरप्रेट करें। ऑब्जेक्टिव मैच हो रहा है नहीं हो रहा है डजेंट मैटर, ये नहीं समझ में आता है स्टिल। चलो कम टू बॉटम, क्या है यहाँ पर? यस, सी क्या दिखा रहा है? क्वांटिटेटिव डेटा। दोस्तों आपको फ़िलहाल ये कौन से पैरामीटर से वही याद रखना है। ये कैसे काम करते हैं, इनका मतलब क्या हुआ, डजेंट मैटर। स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा, ये बेटा नहीं है, ये क्या है, बीटा। शार्प रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर, ये कुछ क्वांटिटेटिव डेटा है जो आपको फंड का परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में थोड़ा वो आपको हेल्प करते हैं। अगेन ये भी आप एज अ लेमैन, छोटे इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, ये भी सबके बस की बात नहीं होती कि इसको कैसे इंटरप्रेट करें, और ना ही इतना टाइम होता है, ना ही इतनी एक्सपर्टीज़ होती है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको ये भी इतना हेल्प नहीं करेगा। हाँ, आप एकदम एक्सपर्ट हो गए, आपका मैथ्स भी अच्छा है, आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, देन ओनली यू कैन यूज़ दिस पैरामीटर फॉर द पर्पज़ ऑफ एनालिसिस। क्लियर? चलो अब और एक चीज़ पे आते हैं, टॉप पे आ जाओ। यस, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? जूम करता हूँ मैं थोड़ा। लास्ट डिविडेंड करके कुछ दिख रहा है। लास्ट डिविडेंड, ये क्या है? डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड्स। पिछले कुछ सालों के अंदर इन्होंने कब डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये भी थोड़ा बहुत आपको हेल्प करता है फंड का परफॉर्मेंस समझने के लिए। डिविडेंड यानी क्या? सिंपल मीनिंग क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको याद हो, यहाँ पे देख लो, दो ऑप्शन से आपके पास याद आ रहा है, ग्रोथ एंड डिविडेंड। ग्रोथ में आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, आपका पैसा फंड में रहेगा, वहीं से वो ग्रो होते रहेगा। डिविडेंड में क्या होगा? कुछ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा थोड़ा बहुत, तो आपको उतना रिटर्न्स मिलेगा। तो लास्ट डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है ये। ऑफ कोर्स फंड 2006 का है तो पूरे 15 साल का रिकॉर्ड्स यहाँ नहीं दिखा सकते। पिछले जितने भी साल का पॉसिबल है, 4 इयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर का, वो यहाँ पे वो लोग शो करते हैं। अगर कुछ डिविडेंड्स नहीं है तो वो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 2016 दिख रहा है, यानी कि 17, 18, 19, 20 पिछले 4 साल में कोई डिविडेंड नहीं आया। सीधा आया है लास्ट 2016 में, उसके पहले 2015 में दिख रहा है, उसके पहले 2014 में दिख रहा है। तो हर फंड का ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 23 सितंबर 2016 को उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹1 का, अंडर रेगुलर प्लान और अंडर डायरेक्ट प्लान। याद आ रहा है? वापस यहाँ पे आ जाओ NAV के इधर। देखो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन याद आ रहे हैं, आपके दो प्लान ऑप्शन हैं, रेगुलर एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स आपने डायरेक्टली SBI म्यूचुअल फंड से बाय किया, इन्वेस्ट किया। रेगुलर मीन्स व्हाट? आपने वाया ब्रोकर के थ्रू आपने इन्वेस्ट किया। तो मैंने आपको कहा था कि उसके NAVs डिफरेंट रहेंगे। देखो डायरेक्ट प्लान का NAV यहाँ पे दिख रहा है 20, रेगुलर प्लान का NAV दिख रहा है यहाँ पे 29। ये डिविडेंड ऑप्शन का हमको कंपेयर करना होगा। डायरेक्ट प्लान डिविडेंड कितना बता रहा है? 20। रेगुलर प्लान डिविडेंड कितना दिखा रहा है? 16। और इसका रीज़न भी मैंने बताया था। अब यहाँ पे चेक करो, डिविडेंड में भी डिफरेंस है। रेगुलर प्लान बोलते हैं ₹1, डायरेक्ट प्लान बोलते हैं 1.20, और आफ्टर डिक्लेयरिंग डिविडेंड NAV कितना है? 18 एंड 21, डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। इसका रीज़न हमने डिस्कस किया था, वक्त आने पर वापस हम डिस्कस करेंगे। सो आपके पास दो ऑप्शन है, रेगुलर एंड डायरेक्ट। तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो दोनों प्लान के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर होगा और दोनों का अलग से आपको NAV दिखेगा। क्लियर? तो बाकी सम फंड का भी आप लास्ट डिविडेंड चेक करना,
ये आपके होमवर्क के जैसा हो गया। और एक चीज़ रिलेटेड नहीं है लेकिन डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे सामने हमारे क्या दिख रहा है यहाँ पे, फेस वैल्यू ऑफ ₹10। म्यूचुअल फंड का हर एक यूनिट का फेस वैल्यू होता है ₹10 एंड इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज ₹10। कभी ज़्यादा नहीं, कभी कम नहीं, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ₹10। कोई भी नया फंड आएगा मार्केट के अंदर, वो जब भी लॉन्च करेंगे एज ए इन्वेस्टर आप उसको बाय कर सकते हो 10 रुपये के अंदर। दैट्स इट। एक यूनिट कितने का? 10 का। इक्विटी शेयर्स का भी फेस वैल्यू होता है, सबको पता रहेगा, बट इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू ₹1 हो सकता है, ₹2, ₹5, ₹10, ₹100 भी हो सकता है, बट म्यूचुअल फंड में इट इज़ ऑलवेज ₹10। यह आज का आपका एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड हो गया, ये कभी क्विज में भी काम आ सकता है। एंड डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड ऑन फेस वैल्यू। ये दोनों के लिए सही है, म्यूचुअल फंड के लिए भी और इक्विटी शेयर्स के लिए। जो भी परसेंटेज डिक्लेयर होगा इट विल बी ऑन फेस वैल्यू पे आपको अप्लाई करना है। 10% बोला तो 10% ऑफ फेस वैल्यू निकालना है। इक्विटी में तो बहुत सारे फेस वैल्यू हो सकते हैं, वी डोंट नो, हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड ने कहा कि 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी कि फेस वैल्यू ₹10 का 10% दैट इज़ ₹1 डिक्लेयर किया है। ये तुरंत आपको समझ में आ जाता है। ओके, चलो कम टू द अगेन बॉटम ऑफ द पेज। अब जिनको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, क्वांटिटेटिव डेटा से समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, लास्ट डिविडेंड से भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, उनके लिए म्यूचुअल फंड एकदम सिंपलेस्ट इंडिकेटर्स जो आपको दिख रहा है ऑलरेडी और वो शो करते हैं और वो तुरंत आपको हेल्प करता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। देखो थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको रिस्कोमीटर, ये देखो रिस्कोमीटर। कार में होता है ना ऑडोमीटर, कितना किलोमीटर आपने, आपका कार कितना किलोमीटर चला है नहीं चला है समझ में आता है आपको, वैसे यहाँ पे क्या है रिस्कोमीटर। इससे आपको अंदाज़ आता है कि फ़ंड कितना रिस्की है या नहीं। ये आपका सिंपलेस्ट पैरामीटर है। अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हो तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि मुझे इसमें रिस्की है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते और ये फ़ंड बता रहा है कि मैं बहुत रिस्की हूँ, तो इमीडिएटली आप समझ जाओगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सिंपलेस्ट इंडिकेटर है, इसलिए मैंने कहा। ये दिख रहा है आपको एरो, यहाँ पे कैटेगरीज है हाई, मॉडरेट, मॉडरेटली लो एंड लो। अगर यहाँ पे एरो है तो वो लो रिस्की है, यहाँ पे है तो मॉडरेटली लो रिस्की है, यहाँ पे है तो मॉडरेट 50-50, यहाँ पे है तो जो ये फंड में है मॉडरेटली हाई, और यहाँ पे होगा तो एकदम हाई रिस्की फंड है। तो आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि ये फ़ंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ये आपको तुरंत समझ में आता है कि ये फ़ंड रिस्की है या नहीं, और आप रिस्क लेना चाहते हो या नहीं। समझा? जस्ट उसके बाजू में देखो और भी सिंपल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दिख रहा है SBI ब्लू चिप फंड, दिस प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर सीकिंग, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इन शॉर्ट कि ये प्रोडक्ट किसके लिए सूटेबल है, कौन से काइंड ऑफ इन्वेस्टर के लिए ये सूटेबल है। ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा। क्या लिखा है? नंबर 1, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन देख रहे हो तो ये फंड आपके लिए सूटेबल है। और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ लार्ज कैप कंपनीज, ये फंड इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में जो लार्ज कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें इन्वेस्ट करेगा। ये आपको इन्होंने 2 चीज़ें बता दी कि ये फंड लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन के लिए है, लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए है, और ये इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। तो ये थोड़ा जो लोग फाइनेंशियल मार्केट से का जिनका मीडियम लेवल का नॉलेज है ना, उनको तुरंत समझ में आएगा। ये उनके लिए है। जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनके लिए रिस्कोमीटर दी बेस्ट, जिनको मॉडरेट नॉलेज है उनके लिए ये दी बेस्ट, और उससे भी ज़्यादा नॉलेज है तो वो है क्वांटिटेटिव डेटा और लास्ट डिविडेंड और ये पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन तो ये फंड में इन्वेस्ट करो,
और अगर आप चाहते हो कि आप लार्ज कैप कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है जिनका इक्विटी स्टॉक्स है, तो ये फ़ंड आपके लिए सूटेबल है। और ये सब कुछ ना समझते हुए आपको फिर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है पढ़िए। इन्वेस्टर शुड कंसल्ट देयर फाइनेंशियल एडवाइज़र इफ़ इन डाउट अबाउट वेदर द प्रोडक्ट इज़ सुटेबल फॉर देम और नॉट। ये सबसे दी बेस्ट ऑप्शन है, दी बेस्ट। ऑलवेज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप उनको पूछो, आप उनको बताओ आपका क्राइटेरिया, आपका फाइनेंशियल गोल, वो सब नज़र रखते हुए वो आपको बताएंगे कि कौन सा फ़ंड आपके लिए सूटेबल है। ये सेफेस्ट और दी बेस्ट ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पे ये पॉइंट से आपको समझ में आ रहेगा कि वाई 2 ऑप्शंस आर देयर। आपने सोचा रहेगा डायरेक्ट प्लान में मैं डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से लूँगा तो उनका जो ब्रोकरेज का कमीशन बचेगा उसका फ़ायदा मुझे होगा, और रेगुलर प्लान यानी कि वाया ब्रोकर जाऊंगा तो कंपनी को, ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा, वो एक्सपेंस वो मेरे से रिकवर करेंगे, इसके लिए एनएवी में डिफरेंस है। बट ये एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करने का एक अलग ही बेनिफिट है। उसके लिए थोड़ा बहुत कमीशन आपको देना पड़ रहा है। मैं तो कहूँ कंपनी के आप सामने से एजेंट्स को कुछ कमीशन दीजिए, बिकॉज दे आर गिविंग यू वैल्यूएबल फाइनेंशियल एडवाइस। दैट्स वाई दे आर, वो एक्सपर्ट है वो चीज़ में, आप उनको वो खुद का काम करने दीजिए। और कुछ थोड़ा बहुत उसके लिए एक्सपेंस पे करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रोफेशनल एटीट्यूड दोनों बाजू से होना चाहिए, इन्वेस्टर एज वेल एज ब्रोकर। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू डोंट हैव इनफ नॉलेज, आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इट्स ऑलवेज बेस्ट एंड बेटर टू गो विथ फाइनेंशियल एडवाइज़र्स। ठीक है दोस्तों, आई थिंक फैक्ट के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विथ थियोरी। ऑफकोर्स वो टिपिकल थियोरी नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। हम म्यूचुअल फंड को वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड उसको मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। कमेंट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, मुझे लिख के बताइए, भूलना मत। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।